नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं लाइव बना चुकी हूँ एक बार, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। लेकिन लाइव वीडियो में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई थी, इसलिए सब लोग मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाए थे और मेरे लिए लाइव सेशन रेगुलर ले पाना संभव भी नहीं है। थोड़ी समय की कमी के कारण मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों से मैंने वादा किया है, इसलिए मैं सिलेबस ज़रूर पूरा कराऊंगी। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर रही हूँ। महत्वपूर्ण बिंदुओं में जो भी महत्वपूर्ण हमारे बिंदु हैं, मैं उन्हीं पर जो है थोड़ी सी चर्चा करती हूँ और अपनी वीडियो को पूरा करती हूँ। यहाँ हम लोगों का भारतीय काव्य शास्त्र पर एक वीडियो मैं लाइव दे चुकी हूँ, वो आप लोग लाइव सेशन में जाकर के देख सकते हैं। और एक वीडियो मैं पहले मतलब पाश्चात्य पर भी लाइव हो चुकी थी, लेकिन वो मैंने अपलोड नहीं की है, अब वो वहाँ से हटा दी है यूट्यूब से। ये मेरी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए मैं पुनः इसको आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। और एक प्रॉमिस और आप लोगों से करती हूँ कि हर शनिवार और रविवार आप लोगों का लाइव सेशन होगा और उस लाइव सेशन में मैं आप लोगों के साथ प्रश्नोत्तरी पर बात करूँगी। प्रश्नोत्तरी यानी महत्वपूर्ण हम लोग जो है मॉक टेस्ट यहाँ पर देंगे। तो महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट हमारे वो होंगे जो कहना चाहिए कि किसी एक की दृष्टिकोण में, यानी मैं अपनी दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनेंगे तो वो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी हर शनिवार रविवार। और इस वीडियो को आप बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि समय की बहुत अधिक कमी है, लेकिन अगर आपके पास 2 सेकंड 2 मिनट बचते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। क्योंकि इससे पहले यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारा कंटेंट दे रखा है और यहाँ मुझे लगता है कि एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो इस दृष्टिकोण से हम महत्वपूर्ण पॉइंट को देख सकते हैं। जिनकी तैयारी है, जो रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। दरअसल हम यहाँ बात करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। इससे पहले हमने भारतीय काव्य शास्त्र पर जो चर्चा की है, उसमें हमने महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर दूंगी आप लोगों को। इसमें देखिएगा गाइस, जैसे हमने भारतीय काव्य शास्त्र को बांट करके पढ़ा था, ऐसे ही हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र को कुछ सिद्धांतों के अंतर्गत बांट लेते हैं। वहाँ पर हमारे कुछ संप्रदाय थे, जिसमें रस और मतलब जो 6 संप्रदाय हमने पढ़े वहाँ पर, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। और यहाँ पर हमारे कुछ सिद्धांत हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। दरअसल कुछ जो आलोचक या लेखक यहाँ पर हुए हैं, विद्वान यहाँ पर हुए हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, उनके अपने कुछ सिद्धांत थे और उन सिद्धांतों से ही संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। वो सिद्धांत यहाँ विशेष हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत है, ठीक है। तो प्लेटो के अनुकरण के सिद्धांत में क्या है, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। देखिएगा, दरअसल हमें ध्यान क्या रखना है कि प्लेटो का जो अनुकरण का सिद्धांत है, वो पहली बात तो ये कि जो प्लेटो थे वो थोड़ा सा कला और थोड़ा साहित्य को लेकर के उनकी जो टिप्पणियां हैं वो निगेटिव पॉइंट में है। निगेटिव मतलब थोड़ा सा नकारात्मक उन्होंने दिया है उनको। तो नकारात्मक कहाँ पर, मैं मेरे कहने का पर्याय यहाँ पर ये है कि अगर कुछ भी कला या साहित्य से नकारात्मक कोई चीज़ आती है और वहाँ पर प्लेटो का नाम होता है, तो आप प्लेटो पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यूनान के ये महान दार्शनिक और एक विख्यात मौलिक चिंतक थे। इनका समय 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक था। सुकरात का जो शिष्य है वो अरस्तु, ये मतलब सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु रहे हैं प्लेटो, ठीक है। तो सुकरात के ये शिष्य रहे हैं और अरस्तु के गुरु रहे हैं प्लेटो। और अरस्तु ने इनके बारे में, यानी कि जो इनका शिष्य था अरस्तु, उसने इनके जस्ट अपोजिट अपना सिद्धांत दिया है, वो भी आप लोग देखिएगा। यानी ध्यान से देखिएगा, एक गुरु के का जो शिष्य रहा है, उस गुरु के जो भी बातें उसको अच्छी नहीं लगी, यानी अरस्तु को जो भी बातें अच्छी नहीं लगी थी, जो भी उनको लगा कि हाँ इन्होंने कला के संबंध में या साहित्य के संबंध में अपने जो विचार है वो सही नहीं दिए, तो वहाँ पर अरस्तु ने उस पर टिप्पणी ज़रूर की है। तो इनकी हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, ये हमारे लिए विशेष पॉइंट हैं। तो याद रखना है हमें इनका, एक तो हमें इनकी पुस्तकों का नाम याद रखना है, जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका नाम याद रखना है, किसके शिष्य कौन है, कौन किसका गुरु है। यहाँ पर इन दोनों तीनों में बहुत पूछ लिया जाता है कि सुकरात के शिष्य कौन थे, ठीक है, सुकरात का शिष्य और अरस्तु के गुरु कौन थे, और मतलब इस तरीके से सवालों को पूछा जाता है। तो ये क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। जो प्लेटो थे वो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे, ठीक। तो यहाँ हम चलते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को लेकर के। प्लेटो की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें द रिपब्लिक,
याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन और सिंपोजियम। सिंपोजियम बहुत पूछ ली जाती है, इयोन बहुत पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये द रिपब्लिक बहुत पूछ ली जाती है। ये 3 रचनाएं तो अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक। यहाँ से कुछ ना कुछ लिया ही जाना है, प्लेटो से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, ठीक। मैं यहाँ पर ये वाली बात इसलिए श्योरली बोल देती हूँ क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और एक इतने लंबे समय के एक्सपीरियंस के तौर पर भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि कहाँ पर कौन सा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेटो के कुछ मत और सार यहाँ से आते हैं, यानी कि प्लेटो ही क्या, जो भी सिद्धांत हैं, जो भी आलोचक या लेखक हुए हैं, उन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण सार उनका देखने के लिए मिलता है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पॉइंट हमें नोट करके रखनी है। दरअसल प्लेटो ने कहा है कि कविता जगत की अनुकृति है और जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से 2 गुनी दूर है। बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। कविता भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कविता से संबंधित जो भी अगर निगेटिव पॉइंट आता है, यानी कुछ नकारात्मक अगर किसी ने कहा है, तो उसके लिए हम देखेंगे जो प्लेटो हैं, प्लेटो का ही नाम इसमें सबसे पहले आता है, क्योंकि अरस्तु या सुकरात ने कुछ भी कविता को लेकर, साहित्य को लेकर के नकारात्मक तथ्य नहीं दिया है। दरअसल प्लेटो के समय में जो भी काव्य रचा गया, उन्होंने सिर्फ उसको पढ़ा है और उसी के अनुसार अपनी समीक्षा दी है, तो उनका अपना एक दृष्टिकोण रहा। यहाँ पर जो है सुकरात का अपना दृष्टिकोण रहेगा, तो हम प्लेटो का दृष्टिकोण देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कविता जो है भावों को उद्वेलित करके व्यक्ति को कुमार्गामी बनाती है, यानी गलत मार्ग पर ले जाने का काम करती है कविता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल कविता का कोई उपयोग नहीं है, इन्होंने ये भी कह दिया है कि कविता का कोई उपयोग नहीं है और कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। ध्यान रखिए, अगर पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है कि कवि का महत्व एक मोची से कम है, तो वो प्लेटो ने कहा है। गाइस ओके। प्लेटो के अनुसार काव्य के अगर प्रयोजन पूछे जाते हैं, तो काव्य के इन्होंने 4 प्रयोजन बताए हैं। इन चारों के नाम आप लोग याद रखिएगा। सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण, राष्ट्र का उत्थान, आनंद प्रदान करना और शिक्षा देना। ये 4 जो हैं इनके से प्रयोजन है, काव्य के प्रयोजन है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने जिन आधारों पर काव्य का विरोध किया, दरअसल प्लेटो ने जो काव्य का विरोध किया उसका कारण क्या था, तो उसके ये कारण हैं, ठीक है। एक तो इन्होंने नैतिक आधार देख करके प्लेटो ने जो है काव्य के आधारों का, मतलब काव्य का जो विरोध किया उसके लिए इन्होंने नैतिकता को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही इन्होंने भावात्मक आधार को लिया, बौद्धिक आधार को लिया और शुद्ध उपयोगितावादी को इन्होंने आधार बनाया। तो प्लेटो ने काव्य की सामाजिक उपादेयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया और प्लेटो के अनुसार काव्य को उदात्त मानव मूल्यों का प्रसार करना चाहिए। देवताओं तथा वीरों की स्तुति प्रशंसा काव्य का मुख्य विषय होना चाहिए। तो एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना। किसने कहा है कि देवताओं तथा वीरों की स्तुति एवं प्रशंसा काव्य का मुख्य विषय होना चाहिए, तो ये प्लेटो का मत है, ठीक। तो कई बारी मत या कथन के रूप में सवाल आ जाते हैं कि बताइएगा कि किसका कथन है, तो ये हमारा यहाँ पर प्लेटो का कथन है। काव्य चरित्र ऐसे होना चाहिए जिनका अनुकरण करके आदर्श नागरिकता प्राप्त की जा सके। प्लेटो ने जब अपने समय तक प्राप्त काव्य की समीक्षा की, तो उन्हें यह देखकर घोर निराशा हुई कि कविता कल्पना पर आधारित है, वह नागरिकों को उत्तम प्रेरणा और विचार देने के बजाय दुर्बल बनाती है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसने कहा है कि कविता जो है आदमी को दुर्बल बनाती है, नागरिक को दुर्बल बनाती है। तो ये जो कथन है ये हमारा प्लेटो का ही कथन है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है। इसके आगे हम अलावा जो है आगे चलते हैं अरस्तु की तरफ, ठीक है। तो अरस्तु का भी एक अनुकरण का सिद्धांत है, जिसे हम अनुकृति के सिद्धांत के मतलब आधार पर भी जानते हैं। दरअसल आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि प्लेटो ने जो कुछ भी कहा है काव्य को लेकर के, साहित्य को लेकर के, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि अरस्तु ने जो है उसको जस्ट अपोजिट, यानी उसी के लिए या उसी के आधार पर इन्होंने अपना ये सिद्धांत निकाला था। कविता जगत की अनुकृति है और अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। महत्वपूर्ण पॉइंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, हायर हैं या फिर आप जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं ये जो मैं आप लोगों से यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ, जो इस विश्लेषण से आ सकते हैं। दरअसल अरस्तु ने अपने अनुकरण के सिद्धांत में क्या कहा, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं देखता है और उसका अनुकरण करके ही सीखता है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य आनंद प्राप्त करते हैं। अनुकरण के माध्यम से ही भय मूलक या त्रास मूलक वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आनंद की अनुभूति हो। काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी जो ललित कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इतने सारे पॉइंट्स में, कि जो काव्य कला है वो सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है।
ठीक है गाइस, आगे चलिएगा। नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। किसने बताया कि नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है? इसी तरह से सवाल बनेंगे और कुछ अलग से सवाल क्या आते हैं देखिएगा। सवाल वही होते हैं, घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है, बस आप लोग ध्यान से जो है नोट कर लीजिएगा। नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है और अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है, प्लेटो की भांति दर्शन और राजनीति के चश्मे से नहीं की। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैं आप लोगों के लिए लिख भी देती हूँ, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ। सिद्धांत से संबंधित कुछ विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है कि अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत एक स्तर पर प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया है, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और दूसरे स्तर पर उसका विकास भी है। तो महान जो दार्शनिक हुए प्लेटो, उन्होंने कला और काव्य को सत्य से तिहरी दूरी पर कह करके उसका महत्व बहुत कम कर दिया था, और उनके जो शिष्य हुए अरस्तु ने, उन्होंने अनुकरण में पुनर्रचना का समावेश किया, और उनके अनुसार अनुकरण जो है वो हूबहू नकल नहीं है बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, उसमें पुनर्रचना भी शामिल होती है। तो बस आपको थोड़ा सा अंतर याद करके अरस्तु और प्लेटो में अंतर याद रखिएगा, और वही बस उनके कथन एक दूसरे से थोड़े से अपोजिट चलते हैं, ठीक है। तो ये अरस्तु का हो गया, और अरस्तु के बाद हम चलते हैं सीधे अगले विरेचन के सिद्धांत पर, जो कि अरस्तु का ही सिद्धांत है। विरेचन यूनानी कथारसिस का हिंदी रूपांतरण है, और यूनानी चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है कैथारसिस, और भारतीय चिकित्सा शास्त्र यानी आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है विरेचन। इसका अर्थ है रोचक औषधि के द्वारा शारीरिक विकारों अर्थात उदर के विकारों की शुद्धि करना। ठीक, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कैथारसिस यानी विरेचन जो है, विरेचन का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है रोचक औषधियों के द्वारा शारीरिक विकारों का अर्थात उदर के जो विकार होते हैं उनकी शुद्धि और स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार शारीरिक मल का निष्कासन शोधन आवश्यक है, उसी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह और क्रोध आदि मानसिक मलों का निष्कासन एवं शोधन भी आवश्यक है। तो ये जो मत है ये किसका है? ठीक है, तो ये यानी कैथारसिस का जो है अर्थ एक तरीके से पता चल जाता है यहाँ की विरेचन का अर्थ क्या है। अरस्तु ने कैथारसिस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग मानव मन पर पड़ने वाली त्रासदी के प्रभाव का उद्घाटन करने के लिए किया है। त्रासदी के प्रति प्लेटो की आपत्ति थी, वह त्रासदी मानव की वासनाओं का दमन करने के स्थान पर उनका पोषण और सिंचन करता है, उच्चतर तत्वों के बदले निम्नतर तत्वों को उभार कर आत्मा में अराजकता उत्पन्न करती है। अरस्तु ने कैथारसिस यानी विरेचन सिद्धांत द्वारा प्लेटो के इस आक्षेप का खंडन कर त्रासदी की उपादेयता स्थापित की है। प्लेटो ने जिसे दोष सिद्ध किया है, अरस्तु ने उसी को गुण के रूप में प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने क्या कहा है कि त्रासदी किसी गंभीर, ये महत्वपूर्ण लाइन है, त्रासदी किसी गंभीर स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य को अनुकृति का नाम है, उसे करुणा, त्रास से उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। विरेचन का उल्लेख अरस्तु की रचनाओं में केवल दो स्थानों पर मिलता है। एक तो मिलता है यहाँ पर इनका पोएटिक्स जो इनका काव्य ग्रंथ है, और दूसरा जहाँ ट्रेजेडी के स्वरूप को संकेत किया जाता है, यानी दूसरा राजनीतिक नामक ग्रंथ में, यानी जिसको हमने रिपब्लिक के नाम से भी देखा था, और ये राजनीतिक नामक ग्रंथ में जहाँ उन्होंने संगीत की उपयोगिता प्रतिपादित की है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इनके जो ग्रंथ हैं हम उनको ध्यान रखेंगे। और अरस्तु का कथन है पॉलिटिक्स वाला जो इनका है, और ये पोइटिक्स मतलब एक अच्छा काव्य ग्रंथ इनका माना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अरस्तु का कथन है कि संगीत का अध्ययन एक नहीं अनेक उद्देश्यों के सिद्धि के लिए होना चाहिए, अर्थात शिक्षा के लिए, विरेचन के लिए, मतलब शिक्षा यानी विरेचन, विरेचन यानी शुद्धि के लिए होना चाहिए। संगीत उपलब्धि मतलब इसमें और कुछ ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। इस प्रकार विरेचन से अभिप्राय शुद्धि से है। अरस्तु के ये विचार त्रासदी विवेचन के संदर्भ में फुटकर रूप में मिलते हैं, विशेष सुव्यवस्थित रूप से इनका संपादन नहीं किया गया है। अरस्तु का जो हमारा ये त्रासदी का विवेचन है ये भी यहाँ पर दिया गया है, और ये विवेचन जो सिद्धांत है ये क्या है दरअसल। अरस्तु से पहले प्लेटो ने त्रासदी पर अपने विचारों को बताया और कहा कि फिर भी अरस्तु ने ही सबसे पहले त्रासदी का गंभीर विवेचन किया। प्लेटो ने काव्य का वर्गीकरण करते हुए बताया कि त्रासदी के संबंध में अपना मंतव्य प्रस्तुत किया, और उनके अनुसार त्रासदी महाकाव्य से निम्न कोटि का माना जाना चाहिए। लेकिन अरस्तु के विचार थे इसके संबंध में कि कुछ भिन्न होने के कारण उन्होंने अपने गुरु प्लेटो के त्रासदी विवेचन का खंडन करके अपनी त्रासदी सिद्धांत की स्थापना अलग से की।
जैसे ही मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्लेटो के सिद्धांत का जो खंडन करा है वो उनके ही शिष्य अरस्तु ने किया है, तो अरस्तु ने उनके जस्ट अपोजिट ही बात कही है। अरस्तु ने त्रासदी की परिभाषा देते हुए कहा है, ये परिभाषा ध्यान रखिएगा त्रासदी की, त्रासदी किसी गंभीर स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान रूप से में नए होकर के कार्य व्यापार रूप में होती है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन जो है वो किया जाता है। नगेंद्र ने भी त्रासदी की अपनी एक परिभाषा दी है जो कि यहाँ नहीं आने वाली है। विश्लेषण पद्धति से अगर हम देखते हैं तो त्रासदी 6 प्रकार की होती है, मतलब 6 अनिवार्य अंग जो है इसके स्वीकार किए गए हैं त्रासदी के। 6 अंग कौन कौन से हैं? एक तो प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, विजुअल प्रिंसिपल्स एंड सॉन्ग। यानी कि प्लॉट यानी कथानक, चित्रण, पदावली, विचार और गीत, दृश्य विधान। ठीक है, ये इनके कुछ 6 अंग स्वीकार किए गए। ये 6 यहाँ 7 लिखा है, ये 6 है आपका। इनमें से कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं, दृश्य विधान अनुकरण की पद्धति है और पदावली और गीत अनुकरण के माध्यम है। चलिए, अभी तक हमने देखा प्लेटो को और दूसरे नंबर पर देखा अरस्तु को। अब बहुत और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे सामने आता है, वो है वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ का जो काव्य सिद्धांत है, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, इस काव्य सिद्धांत से 99% वर्ड्सवर्थ से कोई ना कोई सवाल पूछने की उम्मीद बनी हुई है। ठीक है, यानी यहाँ से वर्ड्सवर्थ से कोई ना कोई सवाल आप लोगों के लिए ज़रूर मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। देखिए, बात दरअसल क्या है, वर्ड्सवर्थ एक सीधे सादी विचार धारा से संबंधित हैं और इन्होंने इनका जो मानना रहा है, क्या मानना रहा है, पहले मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ आपको, फिर आप लोग इसको आसानी से समझ लेंगे। दरअसल वर्ड्सवर्थ ने जो समीक्षा की है, जो सिद्धांत काव्य भाषा का दिया है, उनके अनुसार जो काव्य की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, इसी पर चर्चा की गई है। तो काव्य की भाषा पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि काव्य की जो भाषा है वो जो है एकदम कैसी होनी चाहिए, आम जो जनता है, ठीक है, जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनकी बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। तो जो बोलचाल की भाषा है उसको काव्य की भाषा बनाने पर बल दिया है, जोर दिया है वर्ड्सवर्थ ने, जो कि अन्य आलोचकों को पसंद नहीं आई, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि काव्य का अपना एक स्तर होता है ना, और काव्य के अपने स्तर के लिए उसकी जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका प्रयोग किया जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर मतलब हम देखते हैं अधिकतर जो साहित्यकार है वो करते हैं ऐसा प्रयोग। पर वर्ड्सवर्थ का मानना है कि नहीं, जो जनता है, जनता जिन शब्दों में किसी बात को बोल रही है वो उसी शैली में अपनी चीज़ों को लिख सकने का अधिकार रखते हैं, मतलब उसी में काव्य रचना होनी चाहिए। तो इन्होंने काव्य भाषा का सिद्धांत दिया और काव्य भाषा पर ही बल दिया कि कवियों की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। तो अपने समय का साहित्य पर्याप्त गिरा हुआ प्रतीत हुआ इनको, और इन्होंने अपने युग की परिस्थिति को पहचान कर अपने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। देखिए, इन्होंने काव्य भाषा का सिद्धांत क्या दिया है और यही आप लोगों को नोट करना है। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ग्रामीण जीवन में मनुष्य के भाव सरल, निष्कपट और सच्चे होते हैं, ऐसा किसने कहा? तो यहाँ वर्ड्सवर्थ ने कहा। प्रकृति के निरंतर संपर्क में विकसित होते हैं, इसलिए उनसे उनमें तादाद में सुगम होता है, ये किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने कहा। तो ऐसे ही आएंगे कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये किसने कहा? ये वर्ड्सवर्थ ने कहा। तो ये सवाल शायद पहले पूछा भी जा चुका है नेट के परीक्षा में, 2018 के लगभग ये सवाल आया है। गद्य और पद्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं होता, तो गद्य और पद्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं होता, ये किसने माना है? ये वर्ड्सवर्थ ने माना है। उनके अनुसार प्राचीन कवियों का जो भावाबोध है वो जितना सरल था, उनकी भाषा उतनी ही सहज थी। तो भाषिक कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है, ऐसा कहने वाले हमारे प्लेटो हैं, सॉरी वर्ड्सवर्थ हैं, माफ़ कीजिएगा, कुछ और सोचते सोचते कुछ और बोल गई। वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा का सिद्धांत विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताया गया है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा का सिद्धांत को अपनी निश्चित मत प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार कविता की भाषा जनसाधारण से जुड़ी यानी ग्रामीण भाषा होनी चाहिए। बार बार यही बात बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और टॉपिक क्योंकि बहुत बड़ा है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं।
यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस देखते चले जाएंगे कि इन्होंने और क्या महत्वपूर्ण बात बोली है। काव्य की भाषा कैसी हो, इस विषय पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बोली हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भारतवर्ष के संस्कृत काव्य शास्त्र के जो आचार्य थे कुंतक ने तो रीति को काव्य की आत्मा मान लिया था। उन्होंने रीति को विशिष्ट पद रचना अथवा भाषा का विशिष्ट रूप बतलाया। वास्तव में काव्य का आरंभ सभी देशों में उसी भाषा के माध्यम से होता है जो विशिष्ट जनों की नहीं अपितु जन सामान्य की भाषा होती है। तो बार बार जो जोर दिया है वर्ड्सवर्थ ने, वो वही जन साधारण की भाषा पर जोर दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन्होंने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन अध्यापन को वर्ड्सवर्थ के समय तक लगभग 120 पूरे हो चुके थे, 120 वर्ष पूरे हो गए थे, परंतु आज के साहित्य में हिंदी में जैसे शब्दों और वाक्य विन्यास का प्रयोग हो रहा है, इस प्रकार का परिवर्तन अंग्रेजी की काव्य भाषा में नहीं आया था। तो ये काव्य रीति रूढ़ी हो जाती है और वर्ड्सवर्थ रीतिबद्धता को अस्वाभाविक मानते थे। देखो मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर लिया है जो महत्वपूर्ण बात है कि किसने रीतिबद्धता को अस्वाभाविक माना है, तो वर्ड्सवर्थ ने रीतिबद्धता को अस्वाभाविक माना है। आगे चलते हैं। वर्ड्सवर्थ का ये भी मत है कि सभी देशों की प्राचीनतम कवियों को ने प्राय वास्तविक घटनाओं के द्वारा उत्तेजित भावों के कारण कविताओं की रचना की है। तो ये भी वर्ड्सवर्थ का मानना है। और वर्ड्सवर्थ का मत ये भी है कि भाव एवं विचार तथा भाषा का संबंध स्वाभाविक है। जिस प्रकार का जिस कोटि का को भाव होगा उसी प्रकार का उसी कोटि की भाषा भी होगी। ऐसा कहने वाले भी वर्ड्सवर्थ ही हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है हम लोगों के लिए जो हमें याद रखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिए, जैसा आप लोगों को उचित लगता है। आगे चलते हैं। ये पूरा का पूरा इसी तरीके का सिद्धांत है। इसमें इसी बात पर जोर दिया गया है कि जो आम भाषा का बोलचाल की जो भाषा है उसको काव्य की भाषा बनाना चाहिए। कॉलरिज के कल्पना और फैंटेसी के सिद्धांत पर आते हैं। दरअसल कल्पना क्या है और फैंटेसी क्या है, पहले आप लोगों को मैं यहीं बता देती हूँ। यानी थोड़ा सा अगर कंसेप्ट हम क्लियर करके चलेंगे तो हमें ना चीज़ें ये थोड़ा याद रखने में आसानी होगी, है ना। तो यहाँ कल्पना और फैंटेसी में क्या अंतर है थोड़ा सा देख के चलेंगे। कल्पना यानी इमेजिनेशन, है ना। इमेजिनेशन साधारण कल्पना, कल्पना जो पूरी की जाने की भी जिसमें संभावना होती है। फैंटेसी यानी कि रम्य कल्पना, ऐसी कल्पना जिसको हम लोग अपने मस्तिष्क से सोच रहे हैं और जिसके पूरे किए जाने की भी कोई संभावना नहीं होती। ऐसी कल्पना जिसमें खोए रहने का हमारा मन करता है। ऐसी मन धड़ंग कल्पनाएं जिन्हें करते रहने का मन करता है और जो पूरे होने की यानी जो संभाव्य नहीं है, तो उनको हम फैंटेसी बोलते हैं। तो कल्पना और फैंटेसी यानी रम्य कल्पना, दोनों में यही डिफरेंस है। कल्पना पूरी की जा सकती है एक बार को, पर फैंटेसी पूरी नहीं की जा सकती। कल्पना सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायनी और सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। कॉलरिज ने कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत देते हुए कहा है कि कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है और उसका वस्त्रावरण है, गति उसका जीवन है और कल्पना उसकी आत्मा है जो सर्वत्र और प्रत्येक में है और सबको समन्वित कर उसे एक ललित और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। कॉलरिज ने मौलिक काव्य प्रतिभा निम्न बातों में पहचान मतलब निकाली है कि विषय के अनुरूप छंद रचना का माधुर्य होना चाहिए, विषय का चयन और कल्पना, फिर विचार की गहराई और उसकी ऊर्जा। पाश्चात्य काव्य चिंतन के क्षेत्र में कल्पना का वही स्थान है जो भारतीय काव्य क्षेत्र में प्रतिभा का है। प्लेटो ने कल्पना के लिए फैंटेसिया शब्द का प्रयोग किया था और एडिसन ने उसे मूर्ति विधान करने वाली। तो देखो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करती चली जाती हूँ। पाश्चात्य काव्य चिंतन के क्षेत्र में कल्पना का वही स्थान है जो भारतीय काव्य क्षेत्र में प्रतिभा का है। तो प्लेटो ने कल्पना के लिए फैंटेसिया शब्द का प्रयोग किया था और एडिसन ने उसे मूर्ति विधान करने वाली शक्ति बताया है। तो कल्पना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विचार जो है वो कॉलरिज के ही हैं। अब कॉलरिज ने कल्पना के बारे में अपने विचार क्या दिए वो हमें देखने हैं। कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में विस्तार से अपने विचार प्रकट किए हैं। जो हैं उनके विचार से वह कल्पना शक्ति ही है जो निराकार विचारों और भावों को रूपायित करती है। इतना इन्होंने मतलब हीन ही भाव और विचार के बीच जो दूसरों के विरोधी माने जाते हैं सामंजस्य और जो एक तरीके से अनुविति स्थापित करती है। इन्होंने कल्पना यानी कि इमेजिनेशन को फैंसी के अंतर पर भी प्रकाश डाला है, यानी फैंटेसी के अंतर पर और कल्पना और फैंटेसी में अंतर क्या है, दोनों में इन्होंने अंतर बताते हुए बताया है कि कल्पना काव्यगत सार्थक और उपयुक्त बिंबों की रचना है, तबकि ऊहा यानी
कपोल कल्पना जिसको कहते हैं ऊहा, यानी कपोल कल्पना यानी कि रम्य कल्पना यानी कि फैंटेसी। दीवा स्वप्न वाले अनर्गल अवास्तविक कार्यकल्प को मन में रूपायित करती है। देखो मैंने आप लोग को पहले ही जो चीज़ बताई थी वही यहाँ पर है, बस ये थोड़ा सा इनकी पारिभाषिक शब्दावली है वो अलग तरह की है। कल्पना जो होती है वो काव्यगत सार्थक और उपयुक्त बिंबों की रचना करती है, जबकि ऊहा यानी कि कपोल कल्पना यानी कि फैंटेसी यानी रम्य कल्पना, ये दिवा स्वप्न वाले जो दिन में स्वप्न देखते हैं, अनर्गल देखते हैं, अवास्तविक देखते हैं, जिनका कोई वास्तव से मतलब ही नहीं है, कार्यकलाप का मन में रूपायित करते हैं, तो उसको ऊहा कहते हैं, जो निम्न कोटि की मनगढ़ंत बिंब रचना करती है। तो ये हमारी हुई कल्पना और रम्य कल्पना की बात। ठीक है, ये इन्होंने थोड़ा सा अंतर इसके बारे में बताया है। कल्पना दो प्रकार की होती है, एक मुख्य या प्राथमिक और दूसरी गौण या अनुवर्ती। मुख्य कल्पना मानव ज्ञान की जीवंत शक्ति और प्रमुख माध्यम होती है, असीम में होने वाली अनंत सर्जन क्रिया की कहीं ना कहीं मन में होने वाली एक प्रतिकृति है। गौण या अनुवर्ती कल्पना उसका छाया मात्र है, सचेतन संकल्प शक्ति के साथ उसका सह अस्तित्व होता है। तो दोनों में तात्विक भेद नहीं, अंतर मात्र और कार्य विधि का है, और कविता को इससे प्रेरणा मिलती है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है उसकी तरफ चलते हैं। ये तो था कॉलेज का कल्पना का सिद्धांत, फैंटेसी का सिद्धांत, कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत। दरअसल कई बार ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सिद्धांत का नाम सिद्धांतवादी से जोड़ा जा सकता है, यानी लेखक और उसका सिद्धांत, और आपको मिलान करने के लिए सवाल आ सकता है, कई बार इसके भीतर से सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा किसका सिद्धांत है। सिद्धांत के भीतर की कुछ छुटपुट बातें आपको याद रखनी है, ये नहीं कि पूरा का पूरा सिद्धांत आपको रटना पड़ रहा है। चीज़ें बस आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि क्या है, ठीक। कंसेप्ट एक बार ही आप स्पष्ट कर लीजिएंगे तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। टी एस इलियट ने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा का सिद्धांत हमें दिया। अब टी.एस. इलियट के दरअसल पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं, तो इनकी रचनाएं मैंने यहाँ शुरू में ही दे दी है। द सीक्रेट वुड, सेलेक्टेड एसेज, बहुत 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 महत्वपूर्ण है गाइज। मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ से हर साल कुछ ना कुछ उठा लिया जाता है, पहले नहीं ली जाती थी लेकिन अभी बहुत ज़्यादा। द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, और ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, दो तो बहुत ज़्यादा हैं, द सीक्रेट वुड जिसे कहते हैं और सेलेक्टेड एसेज, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट किताबें हैं, ठीक। और इसके अलावा इनका जो सिद्धांत है, अब हमें ये देखना है कि सिद्धांत में क्या कहा है इन्होंने, क्या व्यक्तिकता का सिद्धांत, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, परंपरा की अवधारणा क्या है। दरअसल यहाँ भी हम देखेंगे कि परंपरा पर बड़ा जोर दिया गया है। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में किया गया है। दरअसल आप लोग ये लाइन याद रखिएगा कि जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत हमारा यहाँ दिया गया है इलियट के द्वारा, वो क्यों दिया गया है, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों के व्यक्तिवादिता के विरोध में हुआ है। इलियट एजरा पाउंड के विचारों से काफी प्रभावित थे। तो इलियट किससे प्रभावित थे, सवाल बन गया यहाँ। इलियट एजरा पाउंड से प्रभावित थे, ठीक। इलियट एजरा पाउंड से प्रभावित थे। इलियट ने स्पष्ट किया है कि परंपरा का अर्थ रूढ़ी या मतलब अंधानुकरण नहीं है, परंतु पूर्ववर्ती इतिहास बोध है। ये ध्यान रखिएगा, जो जो पॉइंट मेन है वो अंडरलाइन कर दे रही हूँ। परंपरा अविच्छिन्न धारा है जो जातीय जीवन, साहित्य, कला और दर्शन के उत्कृष्ट अंशों को सन्निविष्ट करती जाती है। बिना इस परंपरा को जाने और बिना आधार बनाए कोई कवि सफल कृति नहीं दे सकता। यानी अगर कोई व्यक्ति परंपराओं को नहीं जानता और परंपराओं को आधार नहीं बनाता तो वो एक सफल कृति नहीं लिख सकता। यानी कोई व्यक्ति अपनी परंपराओं को अगर याद नहीं रखता है, परंपराओं को भुला करके कवि केवल अपने दुख और दर्द की गाथा लिखता रहता है, तो वह कविता के महत्तर उद्देश्य से चूक जाता है। तो ये ऐसा कहने वाले जो हैं वो हमारे इलियट हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ इलियट ने की है गाइज। आप लोगों को ये याद रखनी है कि इलियट ने क्या कह दिया है, ठीक है। यानी इलियट का मानना क्या है, इलियट ने क्या कहा है, इलियट ने जो है वो क्या मानते हैं। तो इलियट का मानना है कि बिना परंपरा के, यानी परंपरा जो व्यक्ति नहीं मानता, जो परंपरा का आधार अपनी कविता में नहीं लेता, वो कवि सफल कृति नहीं दे सकता है। यदि परंपरा को भुला करके कवि केवल अपने दुख दर्द की ही गाथा लिखता रहेगा तो वो कविता का जो एक उद्देश्य होता है वो उस उद्देश्य को नहीं पा सकता। देखो आप लोगों को अब और ज़्यादा बहुत याद करने की जरूरत नहीं, इस वाले सिद्धांत में भी, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है
और बार बार ये कहने का प्रयास किया गया है कि यदि व्यक्ति कोई अगर अपनी परंपरा को नहीं मानता है, कोई कवि अपनी परंपरा के बिना कविताएं लिखता है, तो वो बेकार हैं, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं है। तो परंपराओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये भी कहते हैं कि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का प्रश्न बेमानी है, क्योंकि उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी ही नहीं है, वह तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति का जो प्रश्न है, ये भी हमारा इलियट का प्रश्न यहाँ आ गया है। संभव है कि कवि जीवन में जो संस्कार और अनुभूतियाँ महत्वपूर्ण है, उनका काव्य में कोई स्थान ही नहीं, और जो काव्य के लिए महत्वपूर्ण है वह कवि जीवन में बिल्कुल तुच्छ हो। मतलब ये सारी बातें इन्होंने कही हैं। इलियट ने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट एक एक निबंध लिखा था। उसके उत्तरार्ध में निर्व्यक्तिकता पर विचार किया, और निर्व्यक्तिकता जो हैंड्स पर जो है एजरा पाउंड का प्रभाव दिखाई देता है। तो इनके इस निबंध पर भी जो है एजरा पाउंड के का ही कहीं ना कहीं जो है एक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो एजरा पाउंड ने माना था कि कवि वैज्ञानिकों के समान ही निर्व्यक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है, यानी उसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता, निर्व्यक्तित्व हो। अब उसका मतलब अपने लिए ही जीना उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों के समान ही निर्व्यक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है। तो इलियट परंपरा को आवश्यक मानते हुए जो व्यक्तिकता की विरोधी है, परंपरा और व्यक्तिकता दोनों विरोधी, यानी जो आदमी प्रैक्टिकल है वो कई बार परंपराओं को नहीं मानता। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि वो एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों का ही साहित्य में होना बहुत ज़रूरी है। साहित्य के जीवंत विकास के लिए परंपरा का योग स्वीकार किया गया है, जिसके कारण साहित्य में आत्मनिष्ठ तत्व नियंत्रित हो जाता है और वस्तुनिष्ठ तत्व प्रधान हो जाता है। तो साहित्य के रोमांटिक दौर में कविता भावों की अंतःस्फूर्त अभिव्यक्ति थी। इलियट ने इसका विरोध करते हुए घोषणा की, वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। लेकिन उनका विरोध व्यक्तित्व की सत्ता का निषेध नहीं, बल्कि रोमांटिक कविताओं की व्यक्तिकता की अतिशयता का निषेध है। यानी कविताओं में बहुत अधिक रोमांटिसिज्म अगर हो जाता है, व्यक्तिकता अगर आ जाती है, तो उसकी जो अतिशयता है उसका निषेध जो है इलियट ने किया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके आगे हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत। तो रिचर्ड्स के यहाँ पर हमारे छोटे छोटे से पॉइंट्स में मैंने यहाँ इनके भी सिद्धांत लिए हैं। दरअसल इलियट ने अपने जो है इन सिद्धांतों में क्या कहा है: मूल्य सिद्धांत, वैल्यूज़; संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत। रिचर्ड से पहले पीटर ऑस्कर वाइल्ड और ब्रैडले ने कला को कला के लिए माना और स्वीकार किया कि सौंदर्यजन्य आनंद ही कला का चरम मूल्य और प्रयोजन है। सौंदर्य पर दृष्टि टिकी होने के कारण इन विचारकों ने काव्य में नैतिक मूल्यों को गौण माना और कविता कविता के लिए या कला कला के लिए सिद्धांत का प्रचार इन्होंने किया। तो सिद्धांतों का खंडन करते हुए रिचर्ड्स ने कला और काव्य का जीवन मूलक मूल्यों से घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया। उन्होंने माना कि सत्कला की मूलभूत शर्तें पूरी करने के उपरांत कला को मानव सुख की अभिवृद्धि में निरत होना चाहिए, पीड़ितों का उद्धार करना चाहिए, पारस्परिक सहानुभूतियों के विस्तार में संलग्न होना चाहिए। काव्य रचना एक मानवीय क्रिया है, इसके मूल्य का मान होना चाहिए। तो जिस वस्तु से हमारी अधिक से अधिक इच्छाओं की तुष्टि हो सकती है वह सर्वाधिक मूल्यवान है। उनका मत है कि आज जब प्राचीन परंपराएं टूट रही हैं तो मूल्य विघटित हो रहे हैं, मूल्य भी टूट रहे हैं। नहीं, जब हम परंपराओं को मानना बंद कर रहे हैं तो जो मूल्य हैं वो भी टूट रहे हैं। तो सभ्य समाज कला और कविता के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्था और संतुलन को बनाए रख सकता है। यानी एक जो सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, जो एक अच्छा समाज जो परंपराओं को मानता चला आया है, कला और कविता एक ऐसा माध्यम रह जाएंगे जिनके द्वारा मानसिक व्यवस्था और संतुलन को बनाए रख सकता है। ऐसा मानने वाले हमारे रिचर्ड्स रहे हैं। और इनका ये मूल्य के सिद्धांत में इन्होंने ये भी कहा है कि जो कविता या कलाकृति स्नायु मंडल में व्यवस्था उत्पन्न करती है वही प्रेरणा या आनंद प्रदान करती है, वही कल्याणकारी भी है। तो कला का मूल्य से अटूट संबंध है, क्योंकि मूल्य हमारे लिए उत्तम एवं प्रेरक अनुभव होते हैं। तो किसने कला का मूल्य से अटूट संबंध बताया है, किसने कहा है, ये सब हमें याद रखना है। रिचर्ड्स ने कहा है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स याद रखने गाइस, और कुछ ऐसा विशेष नहीं है जो आप लोगों को परेशान करेगा। एक ही काम करना है आप लोगों को, बस जो रचनाकार है यानी जो लेखक है उसका नाम, उसके सिद्धांत का नाम, उनकी जो विशेष रचनाएं हैं उनका नाम, और जो ये सिद्धांत है, पूरा सिद्धांत हमें नहीं रटना। सिद्धांत में असल फोकस किस चीज़ पर किया है वो विशेष पॉइंट हमें नोट करने हैं बस।
मतलब वो पूरा पूरा सिद्धांत रटने की ज़रूरत नहीं है, जो अब क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा नहीं है कि आप पूरे सिद्धांत पर बहुत फोकस कर लेंगे। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आप लोगों को लिखनी है, जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ विस्तार से बता रही हूँ। इतना विस्तार भी इसलिए कि चीज़ें एकदम मतलब बहुत हबड़ी में, बहुत जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से चीज़ों को याद कर लें। सवाल अंदर से पूछे जाते हैं, भीतर से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा डिटेल भी आप लोगों के सामने रखी हुई हूँ। नहीं तो मैं अति लघु प्रश्न उत्तर आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी, जिससे आप लोगों का को भी मतलब पर इतनी ज़्यादा उससे नॉलेज नहीं मिल पाती, तो थोड़ी सी जो डिटेल होनी ज़रूरी है। देखिए, संप्रेषण का सिद्धांत हमारा अगला सिद्धांत है। संप्रेषण यानी प्रेषणीयता, यानी संवाद स्थापित करना। तो शब्द की नवीन व्याख्या करते हुए रिचर्ड्स ने कहा कि प्रेषणीयता कोई अद्भुत या रहस्यमय व्यापार नहीं है, मन की एक सामान्य क्रिया मात्र है। तो किसने कहा है कि प्रेषणीयता कोई अद्भुत या रहस्यमय व्यापार नहीं है, तो मन की एक सामान्य क्रिया मात्र है। और प्रेषणीयता में जो कुछ होता है वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क एवं प्राय एक जैसी अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ मतलब पॉइंट यहाँ भी देखिएगा, प्रेषणीयता का अर्थ बताया गया है। और साथ ही वस्तुतः किसी अन्य की अनुकृति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। और रिचर्ड्स के मत अनुसार संप्रेषण के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। 3 बातें कौन कौन सी हैं? कि कलाकृति की प्रतिक्रियाएं एक रस हों, वे पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार की हों, वे अपने उत्तेजक कारणों द्वारा उत्पन्न किए जाने योग्य हों। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रेषणीयता आवश्यक है, लेकिन कलाकार को इसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना, मतलब ये विशेष प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कलाकार जितना सहज और स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करेगा, उसकी अनुभूति उतनी ही संप्रेषणीय होगी। अब आया काव्य भाषा का सिद्धांत। तो काव्य की संप्रेषण का मुख्य माध्यम भाषा ही है। रिचर्ड्स का भाषा संबंधी चिंतन महत्वपूर्ण है। उसने प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 2 वर्ग माने हैं, तथ्यात्मक प्रयोग और रागात्मक प्रयोग। 2 वर्ग माने हैं गाइस, ये याद रखिएगा, तथ्यात्मक और रागात्मक, ठीक है। तो इन्होंने इसमें कहा है कि यही भाषा कवियों रचनाकारों की अनुभूति को संप्रेषण करने में समर्थ होती है। रागात्मक वर्ग, रागात्मक वर्ग की भाषा में प्रतीक, बिंब और भाव संकेत की विशेष महत्व दिया गया है, और यही भाषा कवियों रचनाकारों की अनुभूति को संप्रेषित करने में समर्थ भी होती है। तो ये विशेष बिंदु हैं इनके। और इसके अलावा बस इनका कुछ ऐसा वाला कुछ विशेष नहीं बच जाता। अभी कुछ वाद हमारे रह जाते हैं, हालांकि वीडियो में मुझे लगभग जो है वीडियो अपनी पूरी करनी है ये। और फिर भी जो है थोड़ा सा मैं मोटा मोटे तौर पर यहाँ वाद अभी देख लेती हूँ कि इसमें वाद में क्या है। दरअसल रूसी रूपवाद क्या है? रूपवाद शब्द अंग्रेजी के फॉर्मलिज्म का हिंदी पर्याय है। और ये भी कुछ पॉइंट हमारे बच जाते हैं जिसमें रूपवाद, प्रतीक और जिसमें बिंब और ये वाली चीज़ें हमारी रह गई हैं अभी। तो रूपवाद का कला का एक आंदोलन है जो 20वीं सदी के दूसरे दशक में शुरू हुआ था, ठीक है। तो रचना के सामाजिक मूल्य, संदेश और कथ्य की तुलना के रूप में ये जो है शुरू किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व बोरिस इग्नेबॉम, विक्टर स्क्लोवस्की, रोमन जेकोब्सन आदि ने किया था। तो रूपवादी पूरा बल भाषा पर देते हैं। साहित्य की भाषा, भाषा का चयनित और उदात्त रूप होता है, ये इनका मानना है। भाषा एक स्वायत्त इकाई है, ये पॉइंट याद रखिएगा रूपवादियों का, कि भाषा एक स्वायत्त इकाई है जिसका विश्लेषण व विवेचन करना को, मतलब रचना को नए ढंग से परखने की बुद्धि प्रदान करता है। रूपवादियों के 2 केंद्र रहे हैं, मास्को और पीटर्सबर्ग। मास्को और पीटर्सबर्ग। और नई समीक्षा क्या है? नई समीक्षा एक कलावादी आंदोलन के समान एक आंदोलन है जो कलावाद की ही एक शाखा है, जिसमें किसी भी कृति की समीक्षा कृति के आधार पर ही किए जाने का आग्रह दिया गया है। समीक्षा की कुछ आधारभूत बातें भी कही गई हैं, जिसमें काव्य भाषिक संरचना मात्र है, इसलिए भाषा के सृजनात्मक तत्वों का विश्लेषण ही समीक्षा का मुख्य धर्म होता है। रचना की आंतरिक संगति और संश्लिष्ट विधान के विवेचन विश्लेषण के लिए मतलब गहन पाठ का आवश्यक है। और इसके साथ साथ जो है अगला मिथक हमारा पॉइंट है, दरअसल समय की कमी के कारण, समय की कमी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जब हम इस तरह से कोई वीडियो अपलोड करते हैं और लगता है कि उसका समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है अपलोड करने में वीडियो। और कोई बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकती हूँ। और गाइज ये जितने भी पार्ट हैं, यानी पूरी क्लासेस, मैं पूरी विस्तार वाली क्लासेस भी आप लोगों को दूंगी फिलहाल, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, हमारी परीक्षा निकट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए
हम महत्वपूर्ण बिंदु को ही यहाँ पर ले रहे हैं। पश्चिम में विशेष रूप से अमेरिका में मिथक यानी आलोचना का जो प्रसार है वो हो रहा है। ऐसे एक मतलब इसे एक सार्वभौम तथा वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है मिथक को। साहित्य नहीं, मनोवैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में मिथक यानी पर महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ हिंदी में रूपांतरित हुआ है। मिथक आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि मिथक जो है वो परंपरागत या अनुश्रुत कथा है जो किसी अति मानवीय तथा कथित प्राणीय घटना से संबंधित होती है, जिसके संबंध में हम देखेंगे देवताओं और विश्व की उत्पत्ति विश्वासियों से है, और एक ऐसा विश्वास जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। यानी सुनी सुनाई ऐसी बातें, ऐसी परंपराएं, ऐसी बातें ऐसे हैं जिसमें देवी देवताओं की बातें, विश्व की उत्पत्ति की बातें, सारी बातें हमने कभी देखी नहीं है, इनका कोई मतलब साक्ष्य नहीं है, लेकिन हम इनको फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। सामान्यतः मिथ एक मिथक कथा है, इसकी सच्चाई परीक्षा नहीं की जाती। फ्रेजर, हैरिसन, एम कार्नेफोर्ड आदि ने मिथक के सृजनात्मक पहलुओं को आगे बढ़ाया है। फ्रायड ने और उनके मत के जो अनुयायी हुए हैं मिथक को स्वप्न का सजातीय मानते हुए इसे इच्छा पूर्ति का एक विधान स्वीकार करते हैं। दिवा स्वप्न और ये सब जो है ग्राह के मिथक की विभिन्न भाषिक अभिव्यक्ति भी की गई हैं। अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं मिथक की। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी हुई है, मिथक के बल पर। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण करता है। पुराचीन जो कथाएं होती हैं वही एक तरीके से मिथक हैं। और फैंटेसी जो है वो मनोविज्ञान का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द फैंटेसिया से हुई है, जिसका अर्थ है वास्तव या अमूर्त को दृश्य बनाना। ठीक है। फैंटेसी मैंने आप लोगों के सामने अभी बताया था कि फैंटेसी यानी रम्य कल्पना। फैंटेसी के 3 प्रयोजन होते हैं: मनोरंजन, यथार्थ से पलायन, मानव दुष्युक्त संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण। ये फैंटेसी और फैंटेसी के बाद हम कल्पना पर आते हैं। कल्पना वही यानी इमेजिनेशन, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी जाना ही है। और पाश्चात्य जो आलोचना शास्त्र में कल्पना विषय में सैमुअल टेलर कॉलरिज ने विचारों को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। तो कल्पना से मेरा अभिप्राय है, एडिसन ने कहा है कि दृश्यमान वस्तुओं से उत्पन्न होता है तो हम उनका स्वयं साक्षात्कार करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया ही था कि कल्पना और रम्य कल्पना में क्या अंतर है। कल्पना और रम्य कल्पना यानी फैंटेसी में क्या अंतर है। फैंटेसी वो जिसको हम ऐसी चीज़ों को सोचना जो पूरी नहीं हो सकती हैं। कल्पना उन चीज़ों की कल्पना करना जिनसे हमें आनंद मिलता है, जिनको हम पूरा कर सकते हैं। अब आता है प्रतीक क्या है। तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार जो प्रतीक शब्द का उपयोग है वो उस दृश्य वस्तु के लिए किया जाता है जो किसी अदृश्य, अगोचर या अप्रस्तुत विषय का प्रतिविधान उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है, अथवा किसी अन्य स्तर के सामान्य रूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय पर प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु के प्रतीक है। ठीक है। अमूर्त, अदृश्य, अप्रस्तुत विषय का प्रतीक मतलब विधान मूर्त, दृश्य, श्रव्य प्रस्तुत विषय द्वारा किया जाता है। तो इसको मैं आप लोगों को अपने शब्दों में बता दूंगी कि प्रतीक क्या होते हैं। बिंब क्या है। बिंब विधान हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कविता में जैसे विषय बदले उसी तरीके से कवि की जीवन दृष्टि भी बदली और शिल्प के क्षेत्र में रूप विधान के नए आयाम भी विकसित हुए। तो कविता की समीक्षा के मानदंडों में एक युगांतर आया, एक बदलाव आया, नए ढंग पर कविता की इमारत खड़ी की गई। तो कवि की अनुभूतियां नए अप्रस्तुतों और प्रतीकों खोजते खोजते बिंबों के नए धरातल को उद्घाटित करने में समर्थ हुई और कविता की जीवंतता में प्राण शक्ति के रूप में बिंब ने अपना स्थान मतलब अपना स्थान एक बना लिया। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो है बिंब वाला पार्ट भी पूरा हुआ। और बिंब के वर्गीकरण को अगर हम देखें तो निम्न आधारों पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इंद्रिय बिंब होता है, एक मनोवैज्ञानिक बिंब होता है, केंद्रीय या सरकारी बिंब होता है, एक प्रकृति एवं जीवन बिंब होता है, एक पारंपरिक बिंब होता है, एक गीतात्मक बिंब होता है। ठीक है। ये बिंब हैं हमारे, और इन बिंबों के नाम हमें याद रखने हैं। और इंद्रिय बिंब के आधार पर जो बिंब है उनके 5 भेद किए गए हैं। ठीक है। बिंब के जो है 5 भेद किए गए हैं, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हैं, देख लीजिएगा। दृश्य, स्पृश्य, श्रव्य, घातव्य और आस्वाद। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जो पार्ट है इसका वो पूरा हो गया गाइस। ओके। तो ये बिंब पर हम लोग
शॉर्टली हमने यहाँ पर देखा है, मेन पॉइंट देखे हैं, इसलिए जो है लास्ट वाले बिंदु आप लोगों को लग रहा होगा उस तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पर मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों को आपके लिए आगे भी अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आने का, और जो पूरा डिस्क्राइब यानी एक विस्तार पूर्वक वीडियो इस थर्ड वाली यूनिट पर भी हमारी बनेगी, यानी इकाई 3 जो हमारी हिंदी साहित्य का ये साहित्य शास्त्र है उससे संबंधित। तो अगर आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक वीडियो का जो इसका पहला पार्ट है यानी भारतीय काव्य शास्त्र, वो भी मैंने एक वीडियो में बनाया है। एक वीडियो आप लोग देखिएगा और उसमें भारतीय काव्य शास्त्र को आप लोग महत्वपूर्ण पॉइंट के थ्रू जान लेंगे, तो आपको लगेगा बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है। अब इससे संबंधित मैं कुछ सवाल आप लोगों के लिए अतु लघु, जिसने प्रश्न कहना चाहिए, तो वो अति लघु प्रश्न साहित्य शास्त्र पर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, या मॉक टेस्ट इसका आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अपनी, चलिए जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।